स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारे के सारे आर्टिकल्स को ध्यान में रखने का मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूं। असल में स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड आर्टिकल्स में सबसे पहले तो बात होगी उन आर्टिकल्स की जो कि रिलेटेड हैं पूरे के पूरे स्टेट लेजिस्लेचर से। कहने का मतलब कि आर्टिकल 168 से लेकर के आर्टिकल 177 तक के जो पहले 10 आर्टिकल हैं वो रिलेटेड होंगे पूरे के पूरे स्टेट लेजिस्लेचर से। इनमें इस तरह के सवालों का जवाब दिया जाएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, आदि आदि। तो इस तरह से पहले 10 आर्टिकल तो रिलेटेड हो गए पूरे के पूरे स्टेट लेजिस्लेचर से। अब इसके बाद आगे के आर्टिकल्स का पता लगाने के लिए हम स्टेट लेजिस्लेचर की जो बिल्डिंग है उसके अंदर एंट्री ले लेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग में आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपको बात करनी पड़ती है उस बिल्डिंग के मालिक से। और स्टेट लेजिस्लेचर के मालिक कौन होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के मालिक होते हैं 4 तरह के ऑफिसर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इसीलिए अगले जो 10 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 178 से लेकर के 187 तक के, वह रिलेटेड होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के इन 4 तरह के ऑफिसर्स या अधिकारियों से ही। तो इस तरह से अभी तक हम पूरी की पूरी स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात कर चुके हैं और फिर अंदर एंट्री लेकर के स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसके बाद अब और ज्यादा अंदर जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो बारी आ जाएगी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की। इसीलिए अगले जो 8 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 188 से लेकर के आर्टिकल 195 तक, वह रिलेटेड होंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर से ही। अब जब मेंबर्स के बारे में भी बात कंप्लीट हो गई तो फिर अगला सवाल यह बनता है कि ये सारे के सारे मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर में काम कैसे करते हैं, मतलब हाउस में काम करने की प्रोसीजर क्या है। इसका जवाब देना इतना आसान भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीजर होती है वह तो कई तरह की होती है। तो इन कई तरह की प्रोसीजर में से पहले कौन सी प्रोसीजर के बारे में बात होगी, ये जानने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो सबसे बेसिक काम होता है वह होता है कानून बनाने का। इसीलिए सबसे पहले बात होगी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बारे में। इस तरह से अगले जो 6 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 196 से लेकर के आर्टिकल 201 तक, वहां पर बात होगी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की, यानी कानून बनाने की प्रोसीजर की। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बाद दूसरी व सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर जो कि स्टेट लेजिस्लेचर में होती है वह होती है फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बजट से रिलेटेड प्रोसीजर। तो इस तरह से अगले जो 6 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 202 से लेकर के आर्टिकल 207 तक, उनमें बात की गई है फाइनेंशियल मैटर में फॉलो की जाने वाली प्रोसीजर के बारे में। तो इस तरह से अभी तक हम स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड 2 तरह की प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और फाइनेंशियल प्रोसीजर। इन दोनों ही तरह की प्रोसीजर के बाद में स्टेट लेजिस्लेचर में होने वाली प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस बच गए हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं अंतिम 5 आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल 208 से लेकर के आर्टिकल 212 तक। इस तरह से इन अंतिम 5 आर्टिकल्स की हेडिंग हम रख सकते हैं जनरल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि आप ये तो जानते ही हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल कहते किसे हैं। असल में जिस तरह नेशनल लेवल पर कानून बनाने का काम पार्लियामेंट करती है, बिल्कुल उसी तरह से राज्यों के स्तर पर कानून बनाने का काम हमारे देश में स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। और जिस तरह से पार्लियामेंट के 2 सदन या 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल उसी तरह से राज्य विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। लेकिन यहां पर जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि हर राज्य में ये दोनों सदन नहीं होते, बल्कि हमारे देश में ऐसे कुल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें दोनों सदन होते हैं और बाकी बचे हुए राज्यों में तो केवल विधानसभा ही होती है। ठीक है, बात स्टार्ट करें अब आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 188 से लेकर के आर्टिकल 212 तक के 25 आर्टिकल्स के बारे में, और वह भी इतनी आसान ट्रिक्स के साथ कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आर्टिकल 188 से लेकर के आर्टिकल 195 तक के जो 8 आर्टिकल्स हैं वह बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के बारे में। इन 8 आर्टिकल्स में से भी पहले 3 आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे एक मेंबर की स्टेट लेजिस्लेचर में एंट्री से। कहने का मतलब कि ये 3 आर्टिकल्स इस बारे में बात कर रहे होंगे कि एक मेंबर या एमएलए को स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कब मिलता है,
जाहिर सी बात है कि यहां पर सबसे पहले तो बात होगी एक मेंबर द्वारा ली जाने वाली ओथ या शपथ की, क्योंकि बिना ओथ लिए तो एक मेंबर सदन की कार्यवाही में भाग ले ही नहीं सकता। इसलिए आज की वीडियो के पहले आर्टिकल की हेडिंग तो हो जाएगी ओथ ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों द्वारा शपथ। अब ओथ लेते ही एक मेंबर को सदन में अपनी सीट पर बैठने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन क्या उसके सीट पर बैठते ही सदन की कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी? ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक रूल है कि जब तक हाउस के कम से कम 10% मेंबर्स उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कार्यवाही स्टार्ट नहीं की जा सकती। इस 10% की मिनिमम रिक्वायरमेंट को ही बोला जाता है कोरम या गणपूर्ति। इस तरह से अगले आर्टिकल की हेडिंग हो गई कोरम या गणपूर्ति। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक एक स्टेट लेजिस्लेचर में कम से कम या तो 10 मेंबर या उस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या का 10%, इनमें से जो भी ज्यादा हो वह उपस्थित होने पर ही कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। तो अभी तक क्या क्या हो चुका है? एक मेंबर ओथ ले चुका है और उसके हाउस में बैठने के बाद हाउस की कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है। अब अगला सवाल यहां पर यह बनता है कि हाउस में एक बार बैठने के बाद क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि एक मेंबर की सीट फिर से वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाए, यानी एक मेंबर को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ जाए? इसका जवाब है जी हां, ऐसा हो सकता है और इसी बारे में बात की गई है अगले आर्टिकल में। इसलिए इस आर्टिकल की हेडिंग है वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी स्थानों का रिक्त होना। इस आर्टिकल के तहत एक मेंबर की सीट कब कब वेकेंट डिक्लेयर की जा सकती है, इसके 2 एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का एक साथ ही मेंबर बन जाए और दोनों में से किसी भी एक जगह से इस्तीफा भी ना दे, तो फिर ऐसे में उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर की जा सकती है। या फिर अगला जो आर्टिकल है उसके तहत अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो भी उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इस तरह से यह आर्टिकल हो गया वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी स्थानों का रिक्त होना। पिछले आर्टिकल में तो हमने ये स्टडी किया था कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। ये बात मैंने इसलिए रिपीट की है क्योंकि अगले जो 3 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होंगे एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से ही। तो इस तरह से आप आसानी से ध्यान में रख सकते हैं कि आज की वीडियो के पहले 3 आर्टिकल तो रिलेटेड हो गए एक मेंबर की हाउस में एंट्री से, मतलब कि एक मेंबर को हाउस की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कब मिल जाता है इससे। वहीं अगले 3 आर्टिकल रिलेटेड होंगे एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इन 3 आर्टिकल्स में से पहला आर्टिकल बात करता है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। इसी तरह के डिस्क्वालिफिकेशन का सबसे फेमस ग्राउंड है गवर्नमेंट के अधीन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद होल्ड करना। इस तरह से इस आर्टिकल में तो डिस्क्वालिफिकेशन के अलग अलग ग्राउंड्स के बारे में बात हो गई। लेकिन अब अगला सवाल यह बनता है कि अगर इस बारे में कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो ऐसे में इस तरह की डिस्प्यूट में फाइनल डिसीजन किसका होगा? इसी बात का जवाब दिया गया है अगले आर्टिकल में, जिसकी की हेडिंग है डिसीजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन रेज होगा कि कोई मेंबर डिस्क्वालिफाइड है या नहीं, तो इस तरह का क्वेश्चन रेफर किया जाएगा उस राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को, और गवर्नर का जो भी डिसीजन होगा इस बारे में वह फाइनल होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस तरह का डिसीजन लेने से पहले गवर्नर इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेंगे और इलेक्शन कमीशन जो ओपिनियन देगा उसके मुताबिक ही अपना डिसीजन लेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड तीसरा और जो अंतिम सवाल है वो ये हो सकता है कि अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके बाद भी वह सदन की कार्यवाही में अगर भाग ले तो फिर क्या होगा? इसका जवाब दिया गया है अगले ही आर्टिकल में, जिसकी की हेडिंग है पेनल्टी फॉर सिटिंग व्हेन डिस्क्वालिफाइड। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कोई मेंबर बिना ओथ लिए या डिस्क्वालिफाइड होने पर भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है या वोटिंग में भाग लेता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे पर डे 500 रुपए के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी के साथ मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो 3 आर्टिकल थे वह तो हो गए हैं कंप्लीट। अभी तक हमने जो 6 आर्टिकल्स कवर किए हैं उनमें से पहले 3 तो रिलेटेड थे एक मेंबर के हाउस में एंट्री लेने से और अगले 3 आर्टिकल्स रिलेटेड थे एक मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन से। यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन वाले जो 3 आर्टिकल्स थे ये एक तरीके से नेगेटिव आर्टिकल्स हो गए हाउस के मेंबर्स के लिए। अब जब नेगेटिव आर्टिकल्स के बारे में बात कंप्लीट हो गई तो जाहिर सी बात है अब बारी आएगी पॉजिटिव आर्टिकल्स की।
इसीलिए अगले 2 आर्टिकल पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे अपने आप में। तो इस तरह से अगला आर्टिकल तो हो जाएगा पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स, यानी सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार, और उससे अगला आर्टिकल हो जाएगा सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स, यानी सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों ही आर्टिकल्स में पावर और सैलरी के बारे में बात हुई है, इसीलिए मैंने इनको पूरी तरह से पॉजिटिव आर्टिकल कहा था। इसी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स यानी एमएलए से रिलेटेड जो 8 आर्टिकल थे वह हमने कर लिए हैं कंप्लीट। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर से रिलेटेड आर्टिकल्स को कंप्लीट करने के बाद में अब बाकी जितने भी आर्टिकल्स बचे हैं आज की वीडियो में वह सारे के सारे रिलेटेड होने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीजर से। हमारे संविधान में स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सारे के सारे आर्टिकल्स को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। फर्स्टली लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स, सेकेंडली फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स, और थर्डली जनरल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स की। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी कानून बनाने की जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले क्या बात होनी चाहिए? जाहिर सी बात है उसमें तो सबसे पहले यही बात होनी चाहिए कि किसी बिल या विधेयक को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। तो इसलिए लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड पहले आर्टिकल की हेडिंग है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी बिल्स या विधेयक बच गए उन सारे के सारे बिल्स या विधेयकों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों में से किसी भी एक सदन में। और अगर किसी राज्य में केवल विधानसभा ही है तब तो जाहिर सी बात है केवल विधानसभा में ही वो बिल पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको चीजें बिल्कुल सिंपल लग रही होंगी कि पहले कोई बिल किसी भी एक सदन में इंट्रोड्यूस हुआ, उस सदन ने बिल को पास किया, फिर वो बिल दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन ने इसको पास कर दिया और ऐसा होते ही वो बिल कानून बन गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता। कई बार क्या होता है कि एक सदन तो बिल पास कर देता है लेकिन दूसरा सदन उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसे हालात में क्या होगा, इसका जवाब दिया गया है अगले ही आर्टिकल में, जिसकी हेडिंग है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो विधान परिषद होती है उसके पास राज्यसभा की तरह पावर्स नहीं होते, बल्कि पावर्स के मामले में वह राज्यसभा की तुलना में बहुत पीछे रह जाती है, क्योंकि विधान परिषद जो होती है वह विधानसभा द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को केवल 3 महीने तक रोके रख सकती है। 3 महीने तक रोकने के बाद में अगर विधानसभा फिर से उस बिल को पास कर देती है तो उसके बाद में विधान परिषद इस बिल को बस 1 महीने और रोक कर रख सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके बाद उस बिल को उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने दूसरी बार उसको पास किया था, चाहे विधान परिषद उस बिल को पास करे या रिजेक्ट करे या कुछ भी करे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड ये जो पहले 2 आर्टिकल थे ये दोनों ही आर्टिकल अप्लाई होते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़कर हर तरह के बिल पर। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में तो हमें अलग से बात करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अब अगले जो 2 आर्टिकल हैं वह बात करेंगे केवल और केवल मनी बिल के बारे में कि मनी बिल से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगी हाउस में। इस तरह से अगले आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी स्पेशल प्रोसीजर अबाउट मनी बिल, यानी धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब मनी बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोसीजर की तो बात हो गई, लेकिन ये तो हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि मनी बिल आखिर होता क्या है। इसीलिए अगला जो आर्टिकल होगा उसकी हेडिंग हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, यानी धन विधेयक की परिभाषा। तो इस तरह से अभी तक के 4 आर्टिकल्स में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? अभी तक हम ये कवर कर चुके हैं कि कोई बिल हाउस में इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है और पास कैसे किया जाता है। लेकिन फिर भी एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि कोई बिल या विधेयक सिर्फ दोनों सदनों से पास होने पर ही एक्ट या अधिनियम नहीं बन जाता, बल्कि इसके लिए राज्यपाल के साइन भी चाहिए होते हैं। इसीलिए अगला जो आर्टिकल है उसकी हेडिंग हो जाएगी असेंट टू बिल्स, यानी विधेयकों पर अनुमति। यहाँ पर असेंट से मतलब राज्यपाल यानी गवर्नर की असेंट से है। जब स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी बिल राज्यपाल के सामने असेंट या अनुमति देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्टली, या तो वो अपनी असेंट दे दे, सेकेंडली या फिर वो अपनी असेंट रोक ले, थर्डली या फिर बिल को रिकंसिडरेशन के लिए लौटा दे,
एंड फोर्थली एंड लास्टली, या फिर बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर ले। अब इन चार ऑप्शंस में से जो ये लास्ट वाला ऑप्शन है वो गवर्नर अपनाता है तो उसके लिए अलग से आर्टिकल है। इसीलिए अगले आर्टिकल की हेडिंग है बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। इसी के साथ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो तो हो गए हैं कंप्लीट। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के बाद अब बारी है फाइनेंशियल मैटर्स, यानी वित्तीय विषयों से रिलेटेड प्रोसीजर की। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अब आगे के जो 6 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं बजट की प्रोसीजर से। इन 6 आर्टिकल्स में से भी जो पहले 3 आर्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल बजट की 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में बात कर रहे होंगे। कहने का मतलब कि हमारे संविधान में बजट की जो पूरी प्रोसेस है उसे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बजट से रिलेटेड पहली स्टेप को डिस्क्राइब किया गया है फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड पहले आर्टिकल में, जिसकी की हेडिंग है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। असल में इस आर्टिकल में बजट की डेफिनेशन के बारे में बात की गई है। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक बजट या बजट भाषण में बेसिकली 2 ही चीजें इंक्लूड होती हैं। फर्स्टली, आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी अनुमानित आय क्या होगी, और सेकेंडली उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी अनुमानित व्यय क्या होगा। इन 2 ही चीजों के बारे में बात की जाती है बजट या बजट भाषण में। यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि बजट को संविधान की भाषा में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो बात करेगा बजट से रिलेटेड दूसरे स्टेप की। इस तरह से इस आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी प्रोसीजर एज टू एस्टिमेट्स। कहने का मतलब कि पिछले आर्टिकल में हमने जो एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट लगाने का काम किया था, अनुमान लगाने का काम किया था, उससे रिलेटेड आगे क्या प्रोसीजर होगी हाउस में, इसी का जवाब दिया गया है इस आर्टिकल में। इसके प्रोविजंस के मुताबिक ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट था इसको डिमांड ऑफ ग्रांट यानी अनुदान की मांग के रूप में विधानसभा में रखा जाएगा, और विधानसभा इस पर वोट करेगी कि इस ग्रांट या अनुदान को पास किया जाए या नहीं। और अगर इस डिमांड ऑफ ग्रांट या अनुदान की मांग को विधानसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो फिर कानून की भाषा में हम ये कहेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली हैज मेड द ग्रांट, यानी विधानसभा ने अनुदान कर दिया है। और ऐसा होते ही बारी आ जाएगी बजट से रिलेटेड लास्ट और फाइनल स्टेप की, जिसे कि जाना जाता है अप्रोप्रिएशन बिल के नाम से। इसीलिए अगले आर्टिकल की हेडिंग है अप्रोप्रिएशन बिल या विनियोग विधेयक। तो इस आर्टिकल के तहत क्या किया जाएगा कि ये जो सारी की सारी ग्रांट्स या अनुदान थी जो कि पास की गई थी पिछले आर्टिकल के तहत, उन सबको एक बिल के रूप में पेश कर दिया जाएगा, और इस तरह का ये बिल ही कहलाता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा अवेलेबल कराना या पैसा आवंटित कर देना। तो इस तरह से इस एप्रोप्रिएशन बिल के पास होते ही गवर्नमेंट को अधिकार मिल जाता है सरकारी खजाने से पैसा निकालने का और उससे उन घोषणाओं में खर्च करने का जिनके बारे में बात की गई थी बजट या एप्रोप्रिएशन बिल में। तो यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि जब तक ये एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं निकाल सकती। तो इस तरह से इन 3 आर्टिकल्स के साथ ही बजट की जो 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स होती हैं वह तो हो गई हैं कंप्लीट। अब आगे के जो 2 आर्टिकल्स हैं वह भी पूरी तरह से बजट से ही रिलेटेड हैं। इन्हें हम एक तरीके से बजट से रिलेटेड एडिशनल प्रोविजंस कह सकते हैं। तो यहां पर क्या बात की गई है, यहां पर बात की गई है बजट से रिलेटेड अलग अलग ग्रांट्स या अनुदानों की। अगले आर्टिकल में जिन 3 ग्रांट्स की बात की गई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट है सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी अनुपूरक अनुदान, जबकि उससे अगले आर्टिकल में जिन 3 ग्रांट्स की बात की गई है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रांट है वोट्स ऑन अकाउंट या लेखानुदान। इन सारी की सारी ग्रांट्स पर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब बारी है फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड लास्ट आर्टिकल की, जिसकी की हेडिंग है फाइनेंशियल बिल। यहां पर हमें यह ध्यान में रखना है कि मनी बिल की डेफिनेशन तो बताई गई थी आर्टिकल 199 में, जबकि फाइनेंशियल बिल के बारे में बात की गई है आर्टिकल 207 में। यहां पर इतना बड़ा डिफरेंस जो है वह इस वजह से है क्योंकि मनी बिल को तो डाल दिया गया था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में, जबकि फाइनेंशियल बिल को डिस्क्राइब किया गया है फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में। तो इस तरह से फाइनेंशियल प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स भी हो गए हैं कंप्लीट।
आज के वीडियो के जो अंतिम 5 आर्टिकल्स हैं वो रिलेटेड होने वाले हैं हाउस की जनरल प्रोसीजर यानी साधारण प्रक्रिया से। तो ये जो 5 आर्टिकल्स हैं इनमें भी वही फॉर्मेट फॉलो किया गया है जो कि फॉलो किया गया था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में। कहने का मतलब कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर से रिलेटेड आर्टिकल्स में जिस तरह से पहले ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात हुई थी और उसके बाद मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में बात हुई थी, बिल्कुल उसी तरह से अब यहां पर भी पहले ऑर्डिनरी प्रोसीजर के बारे में बात होगी और उसके बाद फाइनेंशियल प्रोसीजर के बारे में। तो इस तरह से इन अंतिम 5 आर्टिकल्स में से पहले आर्टिकल की हेडिंग तो हो जाएगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के नियम। कहने का मतलब कि प्रत्येक हाउस को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा कि उसके अंदर जो प्रोसीजर चलती है वह किस तरह से चलेगी। और इससे अगला जो आर्टिकल है वह तो रिलेटेड होने वाला है फाइनेंशियल प्रोसीजर से। तो इस तरह से इस आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी रेगुलेशन ऑफ प्रोसीजर इन फाइनेंशियल बिजनेस। तो इस तरह से पहले 2 आर्टिकल में हमने जनरल प्रोसीजर की भी बात कर ली और फाइनेंशियल प्रोसीजर की भी बात कर ली। अब बारी आती है प्रोसीजर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जिसे कि कहा जाता है लैंग्वेज। इसीलिए अगले आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर। लैंग्वेज से रिलेटेड इस आर्टिकल के बाद आज की वीडियो के जो लास्ट 2 आर्टिकल्स हैं उन्हें ध्यान में रखना है बहुत ही आसान, क्योंकि इन अंतिम 2 आर्टिकल्स में स्टेट लेजिस्लेचर और कोर्ट जो हैं इन दोनों के अगेंस्ट ही रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। अब जबकि हम स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड चैप्टर ही स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पहले बारी आएगी स्टेट लेजिस्लेचर की। कहने का मतलब कि पहले स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी और उसके बाद कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी। तो स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये कहती है कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी किया हो उसके बारे में स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कशन नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से इस सेकेंड लास्ट आर्टिकल की हेडिंग हो जाएगी रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। बात करें इसके बाद अगले आर्टिकल की तो जाहिर सी बात है वहां पर बात हो रही होगी कोर्ट पर लगी हुई एक रेस्ट्रिक्शन के बारे में। इसीलिए आज की वीडियो से रिलेटेड जो लास्ट आर्टिकल है उसकी हेडिंग हो जाएगी कोर्ट्स नॉट टू एनक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ लेजिस्लेचर, यानी न्यायालय द्वारा विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं किया जाना। इसी के साथ आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आपको 2 छोटे छोटे काम करने हैं। पहला तो ये कि आपको सेम आर्टिकल्स वाली पार्लियामेंट से रिलेटेड वीडियो भी अभी देखनी है, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रोविजंस होंगे 2 या 3 आर्टिकल्स को छोड़ करके, तो वो एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। और दूसरा जो काम आपको करना है वो ये कि आपको मैंने जो 6 तरह की ग्रांट्स या अनुदान बताई थी उनसे रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पर देखने के लिए आपको टाइप करना है आर्टिकल 115 बाई विकास डाका और आर्टिकल 116 बाई विकास डाका। ये टाइप करते ही आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी।